है एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम क्रिएटिन के बारे में बात करेंगे। क्रिएटिन के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन जमा हुए थे कि क्या ये सेफ़ है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जब हम क्रिएटिन लेना बंद करेंगे तो क्या हमारे गेंस और हमारी स्ट्रेंथ वगैरह भी दोबारा से कम हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले छोटी शॉर्ट वीडियो मुझसे नहीं बनती, मैं सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन ही कर सकता हूँ लॉन्ग फॉर्मेट में। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है क्रिएटिन है क्या। क्रिएटिन इज़ अ काइंड ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, नॉन एसेंशियल्स वो जिनको बॉडी खुद बना लेती है। तो नॉन एसेंशियल जो तकरीबन मेरे ख्याल से 11 होते हैं शायद। अब इनमें से ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है और अर्जिनिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। इन दो के कॉम्बिनेशन से बॉडी बनाती है क्रिएटिन को, ठीक है। ये क्रिएटिन जो है दिमाग में पाया जाता है, हमारे ब्रेन में, इसीलिए क्रिएटिन सप्लीमेंट कहते हैं कि ये कोग्निटिव ब्रेन फंक्शंस के लिए भी जो है वो काफ़ी अच्छा साबित हुआ है इसको बेटर करने के लिए। उसके बाद मसल्स में पाया जाता है, स्केलेटन मसल्स में। तो उसके अलावा जो कुछ तो हमारी बॉडी ये बना रही होती है इन दो अमीनोज से, बाकी हमें ग़ज़ा में से भी मिल रहा होता है। तकरीबन बाकी का हाफ जो है हमें गोश्त, हर किस्म का जो गोश्त, चिकन, बीफ, तकरीबन चिकन में भी सेम अमाउंट ऑफ क्रिएटिन हमें मिल जाता है चिकन ब्रेस्ट में, जो कि आपको रेड मीट में से मिलना होता है। उसके बाद सी फूड जो फ़िश वगैरह है वहाँ से भी हमें क्रिएटिन मिल रहा होता है। तो बाकी जो है बॉडी जो इसको लीवर और किडनीज़ में इन दो जो मैंने अमीनो एसिड्स बताए, अर्जिनिन और जो ग्लाइसिन, इनके कॉम्बिनेशन से बना रही होती है। तो अगर ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से बन रहे हैं तो आप बाहर से, मतलब फॉर एग्जांपल इनका कोई सप्लीमेंटेशन या बाहर से ना भी मिले तो बॉडी को जितना थोड़ा बहुत चाहिए वो इसने बना ही लेना है। अब काफ़ी लंबे अरसे से, बहुत लंबे अरसे से स्टडीज़ इस सप्लीमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। अब ये क्लिनिकली लैब्स में कैसे बनाया जाता है सिंथेटिकली, दो साल्ट हैं, एक है सार्कोसाइन शायद इस तरह, और एक है सियानामाइड। साइनाइड नहीं, साइनाइड तो इज़ अ काइंड ऑफ पॉइजन। सियानामाइड शायद साल्ट का नाम है, और सार्कोसिन। इन दोनों को मिला के जो है क्रिएटिन तैयार किया जाता है लैब में सिंथेटिकली, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। और ये सेम केमिकल फार्मूला और सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला होता है। तो इसका और जो बॉडी ने बनाना है उसका सेम केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो ये आपको, मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई पता नहीं क्या भला आप खा रहे हैं। तो ये इसको स्टडीज़ एक लंबे अरसे से सपोर्ट कर रही हैं कि आप तकरीबन 5 से 10 ग्राम तक अगर बाहर से लेते हैं सप्लीमेंट की सूरत में तो वो आपके मसल्स को, आपके ब्रेन के फंक्शंस को जो है वो सपोर्ट करता है। और लंबे अरसे से स्टडीज़ इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। और इसका कोई ऐसा ख़ास साइड इफ़ेक्ट, अगर किसी को कोई गैस्ट्रिक या रेनल जैसे किडनी से रिलेटेड कोई मसले मसाइल, कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है या कोई इस तरह का मसला है, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी सब के लिए, सब एजेस के लिए, ये ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए, वुमेंस के लिए भी इवन के ये फ़ायदेमंद और सेफ़ पाया गया है। तो अब ये काम किस तरह से करता है, ये आपकी बॉडी की एनर्जी की सप्लाई को बढ़ाता है। जैसे हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी की सप्लाई हमें इन्होंने देनी होती है, तो ये ट्राइफॉस्फेट जो है डाइफॉस्फेट में ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो हम फटीग होना शुरू हो जाते हैं, थकना शुरू हो जाते हैं। ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं ना, ATPs। तो इनको वापस रिटर्न, ADP टू ATP वापस रिटर्न करने में ये जो है एक फॉस्फेट का आप कह लें कि वो जो कमी आई होती है उसको रिवर्स करने में ये जो है क्रिएटिन हेल्प करती है और एक एनर्जी की कंटिन्यूस सप्लाई बना के रखती है। तो इस प्रोसेस में जो है बॉडी को क्रिएटिन, जब बॉडी ज़्यादा स्टोर करती है और इस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए बॉडी को वाटर भी ज़्यादा इनटेक, जो होल्ड रखने की ज़रूरत होती है। तो जब आप क्रिएटिन इनटेक बढ़ाते हैं सप्लीमेंटेशन से, बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं, तो आपकी बॉडी का एकदम से वाटर वेट भी बढ़ेगा। कोई तकरीबन 3 से 5 पाउंड आपका वाटर वेट बढ़ सकता है। तो ये जो आप वेट गेन करते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट के बाद, वो मोस्टली वो कोई मसल मैस नहीं होता, वो वाटर वेट होता है। और मसल मैस तब आता है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अब इंक्रीज़ हो गई है, आपकी स्ट्रेंथ पहले से इंक्रीज़ हो गई है, आपकी एनर्जी की सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है। तो उससे आपके वर्कआउट्स बेटर हो गए हैं। तो वो वर्कआउट जब बेटर होंगे तो आप थोड़ा बहुत मसल मैस भी गेन करेंगे। तो इससे यानी कि ये प्रूव होता है कि ये आपके
आपके एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए इम्प्रूव मतलब इस एनर्जी को लेवल्स को इम्प्रूव करता है, आपके वर्कआउट्स को सपोर्ट करता है और आपके मसल मास को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो इसका लोडिंग और डिप्लीटिंग फेज़ ज़रूरी नहीं होता कि कई लोग कहते हैं कि जब आपने सप्लीमेंट लिया तो आप 20 ग्राम एक दिन में तकरीबन एक हफ़्ते तक डेली 20 ग्राम लें, उसके बाद 5 ग्राम पे आ जाएं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसकी सैचुरेशन जो बॉडी ने उसको जज़ब करना है वो एक हफ़्ते 10 दिन में वो जज़ब कर लेगा, चाहे आप 5 ग्राम ही डेली लें। जब आप 20 ग्राम लेंगे तो ये सैचुरेशन ज़रा जल्दी हो जाएगी। तो जब आप 5 ग्राम लेंगे तो वो भी तकरीबन एक हफ़्ते में आप तकरीबन सेम, मतलब एक हफ़्ते में आप सेम लेवल पे होंगे। आपकी बॉडी उस क्रिएटिन को जितना वो कर सकती है जज़ब उतना वो कर लेगी। और जो एक्सेसिव अगर आप सप्लीमेंटेशन के ज़रिए लेंगे क्रिएटिन, अच्छा क्रिएटिन और क्रिएटिनिन में भी फ़र्क है। क्रिएटिन का एक बाय प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन, यानी कि आपकी बॉडी में तोड़ फोड़ या मसल ब्रेकडाउन या क्रिएटिन ब्रेकडाउन के बाद जो एक बाय प्रोडक्ट आता है उसे क्रिएटिनिन कहते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को कहते सुना है कि जी क्रिएटिनिन सप्लीमेंट, ये क्रिएटिनिन नहीं होता। क्रिएटिनिन एक डिफरेंट चीज़ है, क्रिएटिन एक डिफरेंट चीज़ है। तो जब आप एक्सेसिव ले रहे होंगे किसी सप्लीमेंट से, आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको एक्सक्रीट कर देगी यूरिन में, क्रिएटिनिन में ब्रेक डाउन करके उसकी सूरत में, ठीक है। उससे आपके क्रिएटिनिन लेवल्स भी थोड़े रेज होंगे, बट वो स्टडीज़ शो करती हैं कि वो कोई डेंजरस नहीं है। तो वो उसने जस्ट आपकी जो एक्सेसिव क्रिएटिन है उसको एक्सक्रीट करना है। हाँ, बहुत से लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई ह्यूज बड़ा मैसिव डिफरेंस आ जाएगा बॉडी में, क्रिएटिन लेने से मैं पता नहीं क्या बला बन जाऊंगा 10 दिन में या 20 दिन में। हाँ, ये डिपेंड करता है कि कौन ले रहा है क्रिएटिन। अगर तो कोई वेजिटेरियन ले रहा है या जिसकी डाइट में मीट बहुत कम है या जिसकी डाइट में सी फूड बहुत कम है, जिसकी डाइट में ऑलरेडी क्रिएटिन ना होने के बराबर है, जब वो लेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। उसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंप्रूव होगी, उसका वाटर वेट भी बढ़ेगा, उसका मसल मास भी थोड़ा सा, मतलब जब वर्कआउट्स इंप्रूव होंगे तो उसको बेटर फील होगा। अगर तो कोई मेरे जैसा बंदा जो पहले ही गोश्त और अंडे और इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब डेली बेसिस पे इंटेक कर रहा है तो उसके क्रिएटिन लेवल ऑलरेडी ठीक हैं, मुझे तो तकरीबन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा ह्यूज फिर भी चेंज नहीं आएगा कि पता नहीं क्या आपकी कोई खुद आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएंगे। बस आप में थोड़ी सी फुलनेस, थोड़ा सा वाटर वेट आ जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी इंप्रूव होगी। तो ऐसा कोई इससे कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपने नॉर्मल क्रिएटिन लेवल पे आ जाएंगे जो आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस करना है या जो आपको डाइट से मिलना है। तो अगर आप पहले फॉर एग्जांपल 10 ग्राम आपको मिल रहा था तो अब आप 3 ग्राम पे आ जाएंगे या 2 ग्राम पे आ जाएंगे जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है या जो आपको डाइट से मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी में क्रिएटिन आप बाइट से ले रहे थे उसकी डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगी। उसकी डिप्लीशन होगी तो आपकी बॉडी में से जो वाटर वेट होगा वो भी डिप्लीट होगा, आपको वेट में भी थोड़ा रिडक्शन नज़र आएगा, कमी नज़र आएगी। उसके बाद आपको जब एक्सेसिव जो क्रिएटिन है वो डिप्लीट हो गई है तो आपको जो है वो आपकी स्ट्रेंथ में और आपके जो वर्कआउट्स में थोड़ी फटीग, थोड़ा शुरू में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो लेवल्स आपके कम होंगे। डेफिनेटली आप एक सपोर्टिव सप्लीमेंट ले रहे थे, अब आपने उसको बंद किया है तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन ये कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस सप्लीमेंट के लेने से आपकी कोई नेचुरल प्रोडक्शन बंद हो जाएगी या नहीं। जो आपकी बॉडी की नेचुरल प्रोडक्शन है वो आपको बाद में मिलती रहेगी। स्टडीज़ में ऐसा कुछ नहीं आया कि आपकी ये कोई किसी चीज़ को कोई डैमेज करती है या कोई परमानेंट डैमेज करती है, नहीं। आपकी बॉडी जैसा कि वो स्टीरॉयड के मामले में होता है ना कि टेस्टोस्टेरोन बाहर से लोग लेते हैं तो उनकी अपनी बॉडी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को परमानेंटली स्टॉप भी कर सकती है। तो इस तरह से ऐसा क्रिएटिन के मामले में नहीं है, स्टडीज़ ने इसको कम्प्लीटली सेफ बताया। आप इसको कभी भी ले सकते हैं और ये इसका लोडिंग और डिप्लीटिंग फेज़ भी ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक स्टेज पर जाके इसको छोड़ देना है 1 महीने बाद और फिर दोबारा से आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म सालों तक ले सकते हैं डेली बेसिस पे 5 ग्राम। तो ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म में भी अभी इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया सामने और ये बिल्कुल सेफ़ पाया गया। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्रिएटिन को ऐसा कोई नेसेसरीली नहीं लेता, मतलब मेरे पास पड़ा होता है, मैं कभी 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद कभी ले लिया कभी ना लिया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको नहीं लूँगा, मतलब क्योंकि मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं इसका नज़र आता है। मैं गोश्त खा रहा होता हूँ डेली बेसिस पे और मैं वे प्रोटीन ले रहा होता हूँ, उसमें भी कुछ सप्लीमेंट्स में क्रिएटिन होता है। तो मुझे कोई ऐसा इतना ह्यूज जो है वो फ़र्क नहीं नज़र आता। हाँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था क्रिएटिन उस वक्त मेरी डाइट में गोश्त नहीं था
और उस वक़्त मैंने वे के साथ इसको लिया था, तो मुझे उस वक़्त थोड़ी फुलनेस बॉडी में फ़ील हुई थी। लेकिन अब मेरी डाइट में डेली बेसिस पे गोश्त और अंडे हैं, तो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो अब उम्मीद है कि मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिए। ये बिल्कुल सेफ़ है सारे एज ग्रुप्स के लिए, और अगर किसी को अंडरलाइंग कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, और ये फ़ीमेल मेल बुज़ुर्गों के लिए, और ये ब्रेन कोग्निटिव ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा है, मसल्स की जो है परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, इंटेंस ट्रेनिंग्स में आपको सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी में थोड़ी सी फुलनेस, थोड़ा सा वाटर वेट ऐड करता है। आपकी जब स्ट्रेंथ और एनर्जी की सप्लाई इम्प्रूव होगी तो डेफ़िनेटली वर्कआउट्स इम्प्रूव होंगे, वर्कआउट्स इम्प्रूव होंगे तो डेफ़िनेटली आपका मसल मास इम्प्रूव होगा। तो इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। इसको आप जितने लंबे अरसे तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप जब भी छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जब आप छोड़ेंगे थोड़ा सा आपका स्ट्रेंथ लेवल, थोड़ा सा आपका एनर्जी लेवल, थोड़ा सा मसल मास शायद ड्रॉप हो। ये डिपेंड करता है आपकी डाइट पे। अगर तो आपकी डाइट में गोश्त वगैरह ज़्यादा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं ख़ास नज़र आने वाला। और उसके बाद कि ये कोई इतना ह्यूज फ़र्क नहीं आता कि बहुत ज़्यादा आपको इसने कोई बला बना देना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्लाइड से आपको चेंजेस नज़र आएंगे। अगर आपकी डाइट में मैंने बताया ऑलरेडी गोश्त ज़्यादा है तो आपको शायद कोई भी चेंज नज़र ना आए, थोड़ा बहुत वाटर वेट ऊपर होता नज़र आएगा। तो बाकी कोई इसमें ऐसी डरने वाली बात नहीं, मैंने बता दिया कहाँ से आता है, बॉडी कैसे बनाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उम्मीद है कोई क्वेश्चन मैंने बाकी नहीं छोड़ा होगा। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इसका सबसे सिंपल और सबसे बेसिक फॉर्म है, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और सस्ता भी है। बाकी HCL और फ़लाँ ये वो सब बकवास है सिर्फ कॉस्ट बढ़ाने के लिए। तो वो जो बाकी के वेरिएंट्स हैं इसके, वो या तो इससे भी मतलब या इससे गए गुजरे रिज़ल्ट देंगे या इसके जैसे ही देंगे, लेकिन आपको महंगे पड़ेंगे। मतलब कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो सिंपल वाला है वो ले लें किसी भी, आपको जहाँ से ट्रस्ट है, जिस साइट पे मुझे ट्रस्ट है, प्रोटीन वर्क्स जो है proteinfactory.pk साइट है, वहाँ से मैं हर अपना प्रोटीन भी मैं वहाँ से मंगवाता हूँ, क्रिएटिन भी। हाँ, क्रिएटिन मैंने बताया कि मैं स्टॉप करने वाला, मतलब कि मैं अब नहीं लूँगा, मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा मुझे ह्यूज चेंज नहीं नज़र आता। तो बाकी आप किसी भी साइट से ले सकते हैं, अपने पसंद के किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। जो मैंने साइट बताई इनका चीपेस्ट है और मुझे इन पर ट्रस्ट भी है, मैं प्रोटीन यहीं से लेता हूँ। बाकी के सप्लीमेंट्स को मैं सपोर्ट नहीं करता कि आप BCAA लें या ग्लूटामाइन लें या वेट लॉस सप्लीमेंट लें, वो सब बकवास है, उनकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक ही सप्लीमेंट है, या प्री वर्कआउट आप ले सकते हैं, कैफ़ीन जिन लोगों को, कोई जो लोग कैफ़ीन सेंसिटिव हैं। तो ये खैर बातें लंबी होती जाएंगी, तो दूसरे सप्लीमेंट्स की तरफ हम निकल गए। तो उम्मीद है मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा। तो होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। टेक केयर।